चलो कल की क्लास में देखो, नॉर्मल फोर्स बता दिया था। कांटेक्ट फोर्स में नॉर्मल निकालने का तरीका ही बता दिया था कि जितने भी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होंगे वहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और उसका डायरेक्शन हमेशा जब भी ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। जितने कांटेक्ट होंगे उतने नॉर्मल फोर्स होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो नॉर्मल फोर्स कल बता दिया था कि जैसे ये दो ब्लॉक ए और बी है, जब तक कि इसमें किसी तरह का कोई पुश और पुल नहीं होगा तो नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। इसलिए इस कंडीशन में कोई मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड बाई ए ऑन बी इज जीरो। ठीक है, ये डिपेंडेंट फोर्स है। ये तभी एक्ट करता है जब सरफेस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको प्रेस करे। ठीक है, और इसी तरह से हमने सेकेंड एग्जाम्पल दिखाया था कि ये इस पर नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसलिए यहाँ पर ये नॉर्मल ये हो गया और इस सरफेस पे नॉर्मल इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएं और देखते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हुए चले। जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये ब्लॉक है। जब ये ब्लॉक है तो यहाँ पर ये, जैसे इस फ्लोर पे ये ब्लॉक दे रखा है तो ब्लॉक का वेट नीचे लगेगा और नॉर्मल फ्लोर के द्वारा अपवर्ड। ठीक, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक वर्टिकल वॉल पे कोई ब्रिक है तो वर्टिकल वॉल ब्रिक पर नॉर्मल फोर्स इधर एग्जर्ट कर रहा है और उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। इसी तरह से इंक्लाइन सरफेस है, इस इंक्लाइन सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है तो ये इंक्लाइन सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट कर रहा है और उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लें कि जैसे ए और बी दो ऑब्जेक्ट है। अब दो ऑब्जेक्ट है तो कैसे नॉर्मल एक्ट करेगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम समझना पड़ेगा। देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला ये बी सरफेस है, ये जो ग्राउंड है इस बी के ऊपर एक नॉर्मल एग्जर्ट करेगा। तो नॉर्मल एग्जर्ट किया बी पर, किसने? ग्राउंड ने। ठीक, इसी तरह से ए और बी के बीच कांटेक्ट है तो एक नॉर्मल लगाएगा बी पर ए और फिर एक नॉर्मल इक्वल एंड अपोजिट लगाएगा ए पर बी। तो यदि हम इसको अलग से ड्रॉ कर दे तो नॉर्मल ए पर जो लगा वो बाई बी लगा और इसका वेट हो गया मास ऑफ ए इंटू जी। फिर हम आ जाए बी पर, ये ए का हमने डायग्राम बना दिया। अब आ जाओ बी पर, तो बी पर नॉर्मल कौन लगा रहा है? देखो ए लगा रहा है। ठीक, तो ये हो गया एक नॉर्मल बी पर ए लगा रहा है, एक ग्राउंड लगा रहा है एन बी जी और इसका वेट क्या लग रहा है? एम जी। तो एम बी जी हो गया। आ गया समझ में? चलो इसको ड्रॉ कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है।
हो गया, ड्रॉ कर लिया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर वही है, ए पर लगा बी के द्वारा, फिर वैसे ही बी पर लगा ए के द्वारा, और बी पे ग्राउंड। ये देख लो, चेक करो। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पर ये क्या है, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉल है। ठीक, तो नॉर्मल कैसे लगेगा? तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब ये जब बॉल को हमने रखा तो इसका डायग्राम ऐसा है। इसका मतलब यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहां पर एक नॉर्मल एग्जर्ट हुआ बाय द सरफेस। ठीक, तो यदि हम इस सरफेस के द्वारा जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, और ये यदि बॉल प्रेस कर रहा है, तो इस पर एक नॉर्मल लग रहा है सपोज n1, और इस पर लग रहा है n2। तो इक्वल एंड अपोजिट इस बॉल पे भी लगेगा n1, और इस बॉल पे लोअर वाले सरफेस से n2 लगेगा। आगे समझ में? इक्वल एंड अपोजिट हमेशा इस, जब भी ड्रॉ करेंगे इसको फ्री बॉडी डायग्राम के फॉर्म में भी, तो हमेशा याद रखना जो भी सरफेस है वो भी नॉर्मल एग्जर्ट कर रहा है, और वो यदि बॉडी सरफेस को प्रेस कर रहा है तो वहां भी नॉर्मल एग्जर्ट होगा। हो गया, इरेज करें। चलो नेक्स्ट एग्जांपल इसको देख ले पहले। यही n1 और n2 एक्ट कर रहा है, और सरफेस पर भी n1 और n2 एक्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऐसे सरफेस है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना। सबसे पहले देखो ध्यान से, ये एक सरफेस नॉर्मल एग्जर्ट किया, ग्राउंड के द्वारा एक नॉर्मल एग्जर्ट हुआ, फिर इन दोनों के बीच जो कांटेक्ट है वो नॉर्मल एग्जर्ट किया, और फिर ये सरफेस एक नॉर्मल एग्जर्ट किया। इसका नाम हम n1 डाल दें, इसको हम n2 डाल दें, और ये सरफेस n3 डाल दें। अब हमको ए को अलग करना है और ए के सारे नॉर्मल को हमको बताना है। तो हम ए पर बता रहे हैं नॉर्मल बाय द सरफेस n2, बाय द वर्टिकल सरफेस n1, और दूसरा ए पर लगाया बी ने, तो NAB हो गया, और इसका वेट हो गया MAG। अब बी को हम अलग कर रहे हैं, और बी पर लगने वाले सारे फोर्स की बात कर ले। तो ये सरफेस से N3 लगा, इस पर लग गया NBA, और इसका वेट mg, तो MBG। बोलो क्लियर? 100% नोट कर लो।
हो गया, ड्रॉ कर लिया। तो यहां पर वेरीफाई कर लो, देखो यही है, बी पर लगने वाला और ए पर लगने वाला है, बिल्कुल वही। कहीं कोई डाउट? क्लियर? चलिए अब आ जाए नेक्स्ट। क्या था, 3 triangular blocks A, B and C of equal mass is same are arranged as shown in figure. Draw FBD of block A, B and C. और कहता है इंडिकेट एक्शन रिएक्शन पेयर बिटवीन ए, बी एंड सी। ठीक, अब देखो ध्यान से। सबसे पहले ए पर एक फोर्स एफ एक्सर्ट हुआ। ए और बी के बीच जो कांटेक्ट है यहां एक नॉर्मल, बी और सी के बीच जो कांटेक्ट है ये नॉर्मल, और ये सरफेस के द्वारा एक नॉर्मल, बी पर भी सरफेस के द्वारा एक नॉर्मल और सी पर भी सरफेस के द्वारा एक नॉर्मल होगा। अब इसको ड्रॉ कर ले। तो ए वाले पर क्या लगा, ए वाले पर एक फोर्स एफ लगा, दूसरा बी ने लगाया। तो बी ने ऐसे लगाया, ये एक्चुअली ट्रायंगुलर लैमिना है, इसलिए ट्रायंगल के फॉर्म में बनाना चाहिए। ये ट्रायंगुलर ए पार्ट, तो इस पे लगने वाला एन ए बी हो गया और सरफेस के द्वारा लग गया। इसको ग्राउंड से कर दो, नाम दे दो एंडास, और इसका एम जी हो गया। अब आ जाए बी पर। बी पे लगने वाला ये सरफेस इस पर लगाया, एन बी ए, फिर बी पर लगा, सी ने एग्जर्ट किया और सरफेस के द्वारा लगा एंडास और इसका वेट एम जी। नेक्स्ट आ जाए ट्रायंगुलर लैमिना सी। सी पे लगने वाला फोर्स एफ और यहां पर इसके ऊपर फोर्स एक्सर्टेड बाय बी, तो एफ एन सी बी हो गया। और नेक्स्ट इसके पास ये नॉर्मल एंडास और इसका वेट एम सी जी। हो गया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कहीं कोई डाउट नहीं। इरेज करें और चेक करते। सबके फ्री बॉडी डायग्राम देख लो, हम सरफेस का भी दिखा दिए हैं। ठीक है, तो आर ए नाम दे दिया है, उसको हम लोगों ने एंडास नाम दिया है। ठीक है, बी पर भी इसका नाम दे दिया, हमने एंडास ही रखा चूंकि फ्लोर से हम एक ही नॉर्मल को दिखा रहे हैं। ठीक, इसी तरह से सी पर आ जाओ। नॉर्मल एक्सर्टेड बाय द सरफेस सी ही है, बाय द सरफेस हो गया, तो आरसी नाम है, हमने सबके लिए एंडास लिखा है।
आर ए को भी इन डैश, आर बी को भी इन डैश, आर सी को भी इन डैश, क्योंकि फ्लोर से लगने वाला सारा नॉर्मल एक ही है। ठीक है, बाकी देख लो सारी चीजें वही, कहीं कोई कंफ्यूजन? तो नॉर्मल निकालने के लिए आप सीख गए। अब आ जाए टेंशन, जो हम आपको हमेशा देंगे। तो टेंशन क्या है? स्ट्रिंग में लगने वाला एक फोर्स, और ये कैसा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये कहता तभी अराइज होगा जब आप स्ट्रिंग को पुल करोगे। मान लो कि आपने सिंपल एक ब्लॉक को सस्पेंड कर दिया, ठीक, तो ऑब्वियसली ब्लॉक का mg उसको पुल कर रहा है, तो टेंशन T इज इक्वल टू mg होगा। ठीक है, और यदि आपने पुल नहीं किया तो टेंशन 0 होगा। अब जैसे यहां पर आपने एक फोर्स F लगा के स्ट्रिंग को पुल किया है, तो टेंशन एक्सर्ट होगा। अब टेंशन एक्सर्ट होगा तो क्या बनेगा भाई? यहां पर स्ट्रिंग में क्या लग जाएगा? टेंशन लगेगा। अब ये T को हमने इस तरह से मार्क किया है। अब गौर से देखिए तो वही कहता है कि स्ट्रिंग जो है इसे बहुत सारे स्मॉल सेगमेंट है, और सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो अट्रैक्शन बिटवीन टू सेगमेंट्स होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। इसलिए हर पॉइंट पर जहां भी आप टेंशन निकालिएगा, इक्वल एंड अपोजिट। अब जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लो इसी स्ट्रिंग के यहां पर पॉइंट लिया, यहां पॉइंट लिया, यहां पॉइंट लिया, यहां पॉइंट लिया, यहां पॉइंट लिया, तो लोअर मोस्ट पॉइंट से एफ लग रहा है, ठीक। तो इन दोनों, इस दोनों पॉइंट के बीच टेंशन T1 एंड T2, T1 T1, फिर इसके बीच में T2 T2, इसके बीच भी T3 T3, इसके बीच भी T4 T4, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट। कहीं भी आप किसी भी सेगमेंट को आप कंसिडर करोगे, कोई पूरे स्ट्रिंग में जहां भी आप पॉइंट ले लो, यहां पॉइंट ले लो, यहां पॉइंट ले लो, बिटवीन द पॉइंट्स ये टेंशन इक्वल एंड अपोजिट, बिटवीन द पॉइंट्स इक्वल एंड अपोजिट, बिटवीन द पॉइंट्स इक्वल एंड अपोजिट, बिटवीन द पॉइंट्स इक्वल एंड अपोजिट, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट एक्ट करेगा। ये भी बेसिक बता रहे, और हम लोग इसको आगे यूज करेंगे। अभी सिर्फ समझना, इसको नोट करने की खास जरूरत नहीं है, हम लोग प्रॉब्लम में समझ जाएंगे इसको। फिर इसी तरह से देखो एक एग्जाम्पल और दिया, यहां भी देखो क्या किया। जैसे मान लो इसको हैंग कर रखा है, और इसके बीच में दो पॉइंट में T2 T1 लगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ये अपवर्ड फोर्स T3 को बैलेंस कौन किया? F बैलेंस। ठीक है, तो यही कहता है कि जब भी हम कैलकुलेट करेंगे टेंशन को, तो यहां पर दो पार्ट सिस्टम को, मतलब दो पार्ट और उससे ज्यादा भी पार्ट हम लोग ले सकते हैं। अब आ जाए हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं। जैसे देखो कहता है ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड विथ स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। 10 kg का वेट है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो ऑब्वियसली जब आप इसका वेट mg को बैलेंस करोगे, तो यहां पर 10g हो जाएगा, m इंटू जी, 10 इंटू जी, और ये टेंशन t हो गया। इसलिए t को बैलेंस कौन किया? 10g किया, और g का वैल्यू हम लोग 10 यूज कर लें तो इट बिकम्स 100 न्यूटन। इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? 100 न्यूटन आ जाएगा, जो टेंशन को बैलेंस करेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने यहां पर बना रखा है। ये देखो t इज इक्वल टू 10g, तो फाइनली क्या आ गया? t इज इक्वल टू 100 न्यूटन। आ गया समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल, अच्छा इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या था, द सिस्टम शोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन इच स्ट्रिंग T1 T2 T3 T4, ऐसा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है, हम इसको यहां पे सबसे पहला जो लोअर मोस्ट पोर्शन में 10 किलोग्राम वेट है, हो सकता है स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा हो, तो यहां पे ये नीचे जो ब्लॉक है इस पे टेंशन T1 लग रहा है, ये ए पॉइंट है, और यहां पर ये T2 एक्ट कर रहा है, टी पॉइंट है, और यहां से ये ब्लॉक सस्पेंडेड है। तो ये 10 kg का है, तो ये 10G हो गया। तो हर पॉइंट पर हमको निकालना है। इसका मतलब यहां पर हमको T1 T2 फिर T3 T4 निकालना है। तो अभी हमारा T3 एक्ट कर रहा है, T2 इन दोनों के बीच एक्ट कर रहा है, और T3 आई थिंक ये है, देख लेते हैं, और T1 यहां है। तो यहां इसका वैल्यू कुछ भी मान लो, T0 मान लो, तो इसको फ्री कर दो। तो फ्री जब करोगे तो ये T0 क्या दे देगा, T0 इज इक्वल टू 10G, इसलिए T0 हो गया 10G, मीन्स 100 न्यूटन। ठीक है, अब आ जाओ ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर जो लगने वाला फोर्सेस है वो क्या है, तो इस T0 को बैलेंस किया 100 न्यूटन। ये तो हो गया पहला सेगमेंट। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब इरेज करके देखते हैं यहां पर क्या इक्वेशन बनता है। तो ये वाला आपका हो गया 100 न्यूटन। अब गौर से देखो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो यहां पर ये T2 का कंपोनेंट क्या बन गया, T2 cos 30 डिग्री। इधर क्या कंपोनेंट बन गया, T2 sin 30 डिग्री। यस नो, क्लियर, 100%। ठीक है, अब यहां पर एट पॉइंट ए इसका इक्वेशन लिख देंगे, ए पर क्या क्या एक्ट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस वाला T1 बैलेंस कर रहा है T2 साइन 30 डिग्री को, और फिर T2 बैलेंस कर रहा है T2 कॉस 30 डिग्री बैलेंस कर रहा है 100 न्यूटन को। इससे T2 का वैल्यू हो गया 100 बाई कॉस 30, cos 30 √3/2, it becomes 200 by √3। तो T2 का वैल्यू 200 बाई √3 मिल गया। ये वैल्यू हम T1 में डाल दें, तो 200 √3, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, इट बिकम्स 100 बाई √3 न्यूटन। तो ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, मतलब पॉइंट ए पर। हो गया, ए वाला कंप्लीट है। अब आ जाओ बी पॉइंट। अब ये बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पर लगने वाला टेंशन T2 एक है, और लेफ्ट साइड यहां पर T3 एक्ट कर रहा है बी पॉइंट पर, और एक T4 एक्ट कर रहा है इससे। ये एंगल वर्टिकल के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो T4 का
कॉस सेगमेंट इधर हो गया, T4 cos 60 डिग्री, इधर बन गया T4 sin 60 डिग्री। ठीक, अब बी पॉइंट पर ये एंगल T2 का है 30 डिग्री, तो यहां पर ये बना 60, इसका मतलब ये भी 60 बनाएगा। चेक करो, ये T2 का ये 90 डिग्री बना यहां पर, तो ये 60 60 और ये कितना बन जाएगा? एक मिनट चेक करो 60 नहीं, ये T2 का बना यहां पर 60 30 बनेगा ना? हाँ, ये वाला एंगल 30 बनेगा, तो यहां पर T2 का ये 30 डिग्री बना, तो इधर बन गया T2 का cos 30 और इधर बन गया T2 का sin 30। यही है। अब आ जाओ T4 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 30। cos 60 का वैल्यू 1/2 और T2 का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 200/√3 और cos 30 का वैल्यू √3/2, √3 कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, इसलिए T4 बन गया 200 न्यूटन। अब हमको T3 निकालना है, तो ये वाले सेगमेंट पे आ जाओ, T3 प्लस T2 sin 30, इसको बैलेंस किया T4 sin 60। T3 का वैल्यू हमारे लिए अननोन है, T2 हमारे लिए नोन है 200/√3 sin 30 1/2, T4 हमारे लिए नोन है 200, तो ये 200 sin 60 √3/2, तो T3 का वैल्यू देख लो कितना आ गया 200 इंटू √3/2 माइनस 200 बाई या 1/2√3। सिंप्लीफाई करो, देखो T3 कितना आता है। टू हंड्रेड बाई √3, चलो, तो 200/√3 न्यूटन। अब सारे वैल्यू को एक जगह पर इकट्ठा कर लो और आंसर हम लोग वेरीफाई कर लें। T1 का वैल्यू हमारे पास 100/√3 न्यूटन, T2 200/√3, T3 है 200/√3 और T4 है 200 न्यूटन। क्लियर? चेक करते हैं, इरेज करें और चेक करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये तो 100 न्यूटन है, इसी को कंटिन्यू किया यहां पर, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करके T1 देख लो है 100/√3, T2 200/√3, T0 100 न्यूटन है ही, और उसके बाद हमारा है T4 200 न्यूटन, T3 200/√3, सारा वैल्यू आ गया। आगे समझ में? और FBD भी है, इस तरह से भी हम लोग अलग अलग पॉइंट करके बनाया, जैसे बस यही है। क्लियर?
आ गया समझ में? एक दो क्वेश्चन और हम ऐड करेंगे और लामिस थ्योरम पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद एससीवी का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट सेगमेंट में हैं। चलिए, कल भी ऐसे ही हम लोग इसी टाइम पर क्लास करेंगे, आज बिल्कुल टाइम पर स्टार्ट हुआ था।